उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ, मैं क्रॉप स्पेशलिस्ट आज आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं अगला प्रोग्राम आपको फास्फोरस की अहमियत, उसके फ़वाइद, उसको इस्तेमाल करने का तरीका और कुछ उसमें नई ऐसी चीज़ें जो अभी तक सोशल मीडिया पर आपको नहीं बताई गई, अगर बताई भी गई हैं तो इस तरह नहीं समझाई गई, वो आपको बता सकूं। फास्फोरस की अहमियत के ऊपर और कुछ ऐसी चीज़ें जिनका पता होना ज़रूरी है। फास्फोरस क्यों ज़रूरी है, एक साइंटिफिक लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये क्या है? इसको एडीपी या ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, एटीपी। ये पौधों के अंदर तवानाई बनने के अमल में ये इस्तेमाल होते हैं। इसके बगैर पौधों का ज़ियाई तालीफ अमल नहीं होता। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, फास्फेट जो है ये फास्फोरस से बनता है, तो इसके लिए तवानाई के पैकेट्स बनाने के लिए पौधे को एडीपी एटीपी में जो फास्फोरस चाहिए होती है वो फास्फोरस आपने देनी है। ये ना हो कि आपकी ज़मीन से भी पौधा फास्फोरस ना ले सके और कहीं और से भी उसे मावनत हासिल ना हो, तो आपके पौधे की बढ़ोतरी रुक जाएगी। आप देखें तो फास्फोरस और भी जितने पौधे के खास तौर पर प्रोटीन जो है उसका पार्ट है, कई स्ट्रक्चरल यूनिट का पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। पौधे का बहुत छोटा सा जो ज़रा है ना, उसको सेल मेम्ब्रेन सेल कहते हैं, और उसकी फिर जो बाहर एक दीवार होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये उसका भी पार्ट है। जिस तरह नाइट्रोजन मैंने बताया था कि तमाम पौधों के कीमियाई अवामल में भी शामिल है और उसका जिस्म बनाने में भी शामिल है। ये याद रखिएगा, एक नाइट्रोजन भी और फास्फोरस भी, ये दोनों पौधे का जिस्म। पौधे तो क्या, अगर आपको थोड़ा सा मैं ब्रॉड बताता चलूँ कि हम जो इंसान हैं या जानवर हैं, इनका जिस्म भी प्रोटीन से मिलकर बना होता है जो नाइट्रोजन और फास्फोरस के बगैर नहीं बनते। अच्छा, अब किसान के लिए क्या अहम बात है, फास्फोरस जो है पौधे की बढ़ोतरी में ख़ास तौर पर उस जगह पर ज़रूरी होती है जहाँ पर पौधे की अफजाइश बढ़ने के जो नुक्ते हैं, जो पॉइंट हैं जहाँ पर बढ़ रहे होते हैं, मसलन जहाँ से डोडी बननी है, जहाँ से फूल निकलना है। इसके अलावा जब उसके जर दाने बनने हैं जिससे 12 वरी का अमल होना है और उन दानों ने बनना है, वो उस अमल में भी फास्फोरस की ज़रूरत है। अगर फास्फोरस नहीं होगी, और आपको ये बताता चलूँ फास्फोरस की कमी की एक बहुत बड़ी पहचान ये भी है कि आपके पौधे में फूल कम बनते हैं, 12 वरी नहीं होती, और उसके अलावा ज़र दाने नहीं नज़र आते, बहुत कम हो जाते हैं, थोड़ी मकदार रहते हैं, तो वो बोरान की कमी पाई जाती है। अच्छा, तो अब वो फास्फोरस जो है आपके फल को पैदा करने में भी मावनत देता है, उसका साइज़ और वज़न बढ़ाने में भी मावनत देता है, पौधे के पत्तों में मावनत देता है, और इसकी पौधे को ज़्यादा मकदार में ज़रूरत होती है, इसीलिए इसको कबीरा अज्ज़ाए खुराकी कहा जाता है। अब मैं ये बताता चलूँ कि फास्फोरस को पौधा कैसे इस्तेमाल करता है और हमारी ज़मीन में फास्फोरस के क्या मसाइल हैं। अच्छा, कुदरती तौर पर ज़मीनों में फास्फोरस मिल तो जाती है, होती भी है, लेकिन पौधे को अवेलेबल नहीं होती। मज़े की बात कि अल्लाह ताला ने पौधे के हसूल के लिए चैनल बनाए हुए हैं। ये दो शक्लों में पौधा इनको लेता है। एक को कहते हैं H2PO3, और जिसका जो कि मनफी आयन जिसके ऊपर होता है, और एक HPO3 जिसके ऊपर प्लस आयन होता है। यानी कि एक प्लस वाला, एक मुस्बत अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया हुआ है, एक मुस्बत चार्ज वाला ज़रिया बनाया हुआ, एक मनफी चार्ज वाला ज़रिया बनाया हुआ है। अब बात यह है कि पौधे बड़ी मुश्किल के साथ जो है, जो इनको कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के ज़रिए थोड़ा थोड़ा ये मूव करता है या सॉइल सोल्यूशन में, लेकिन ये खुद ज़मीन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकता। इसी वजह से दोस्तों कहा जाता है कि फास्फोरस को आप पौधे की जड़ों के नज़दीक डालें। फास्फोरस अक्सर पौधों को क्यों नहीं मिलती, उसके 3-4 मसाइल आपको बताता चलो। एक तो आपने खाद बहुत दूर डाली होती है जाकर, दूसरी आपकी ज़मीन की हालत ही ऐसी नहीं होती कि वो फास्फोरस को ले सके। उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, साइंस में कुछ जदीद चीज़ें मौजूद हैं। आप अपनी ज़मीन का ये टेस्ट करवा सकते हैं कि वो उसको फास्फोरस पौधे को देने की सलाहियत उसमें मौजूद है कि नहीं मौजूद। आपके पौधे में फास्फोरस देने की सलाहियत मौजूद है तो कितनी मौजूद है, इसलिए आप अपनी ज़मीन का टेस्ट जो है ज़रूर करवाया करें। अब तीसरी बात, हमारी ज़मीनों की पीएच बहुत ज़्यादा है। अब पीएच का क्या ताल्लुक है?
अच्छा, जब ये पीएच मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था, ये 1 से लेकर 14 तक होती है। 1 से लेकर 7 तक हो, 7 से कम हो तो पौधा आपका जो है वो ज़मीन आपकी तेज़ाबी कहलाती है। अगर ये 7 से लेकर 14 तक चली जाए तो ज़मीन आपकी असासी कहलाती है। अब हमारी ज़मीनें तेज़ाबी हैं कि असासी हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। हमारी ज़मीनों को जो है अब पीएच जो है 8 से लेकर 9 तक निकल रही है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा असासी हो चुकी हैं। इसमें हमारे ही अमल जो हैं शामिल हैं, जो ज़मीन के साथ हम करते रहे हैं। बेदरेग यूरिया का इस्तेमाल, बेदरेग मशीनरी का इस्तेमाल और किसी किस्म की नामियाती या कुदरती खाद का इस्तेमाल ना करना, जिसकी वजह से हमारी ज़मीनों के अंदर पीएच बढ़ गई है। अब पीएच बढ़ने से नुकसान क्या होगा, खासतौर पर फास्फोरस के लिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम फास्फोरस पर है। तो फास्फोरस ज़मीन को 6 से 7 पीएच आपकी अगर हो तो बहुत अच्छी मिलती है। 8 हो तो फिर भी मिलती रहती है, लेकिन 8 से 9 पर चली जाए तो मुकाबला बड़ा सख्त हो जाता है। 9 से ऊपर चली जाए तो शायद मिले ही ना। अच्छा, अब फास्फोरस के मसाइल मैं बता रहा था क्या है। सबसे पहले तो ज़मीन फास्फोरस बड़ी ही कंजूसी के साथ बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो देती है। उसके बाद आपका पौधा जो है उसको बड़ी स्लोली हासिल कर सकता है फास्फोरस को। अब फास्फोरस के इस्तेमाल के लिए हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है। आपकी फास्फोरस सिर्फ 15 से 20% तक मिलती है, आपने जितनी भी डाली है, बाकी सारी की सारी ज़मीन में पड़ी रहती है, इस्तेमाल ही नहीं होती। यानी कि एक मिसाल के तौर पर अगर 13,000 की आपने बोरी ली है तो उसमें सिर्फ 3,000 की जो आपकी खाद है वो पौधे को मिली है, बाकी 10,000 की ज़मीन के अंदर पड़ी है। अगर आपको पता चल जाए कि मेरा 10,000 जो है वो इस तरह ज़ाया हो रहा है, तो आप मेरे ख्याल में फिर सोचे समझेंगे इसके इस्तेमाल में कि आपने इस्तेमाल कैसे करना है, और ज़मीन से मोहब्बत भी करेंगे और ज़मीन में नामियाती मादे को इस्तेमाल करेंगे और ज़मीन में अच्छा, फास्फोरस के लिए कुदरती खादों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कुदरती खादों के अंदर फास्फोरस की बहुत अच्छी मकदार पाई जाती है और ये कुदरती खादें जब ज़मीन में शामिल होती हैं, ये ज़मीन के नामियाती मादा को बढ़ाती हैं और उसकी इस कैपेसिटी को बढ़ाती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोरस पौधे को दे सके। और दूसरी बात, वो नामियाती खादें जो हैं वो उसकी पीएच को कम करती हैं, जिससे भी इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आते चले हम अपने तीसरे नुक्ते पर कि हमारे यहाँ किस कौन कौन सी फास्फोरसी खादें मिल रही हैं। तो पहले फास्फोरसी खादें किस तरह की हो सकती हैं? देखें जी, उसमें सिंगल सुपर फास्फेट जिसमें सिर्फ 9% फास्फोरस होती है। डबल सुपर फास्फेट अगरचे अवेलेबल नहीं है हमारे पाकिस्तान में। ट्रिपल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट में आपकी जो है 17% हो जाती है और ट्रिपल सुपर फास्फेट में 21% हो जाती है। उसके बाद हमारी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद है वो है डीएपी। उसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उसमें 46% फास्फोरस होती है। अच्छा, अब अगर डीएपी की बोरी आपको महंगी लग रही हो तो थोड़ा से आप खाद कम करना चाह रहे हो तो आप मोनो अमोनियम फास्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एमएपी, लेकिन उसमें फिर आपको नुकसान ये होगा कि अब आपकी खाद 46% नहीं होगी, अब आपकी खाद जो है वो 22% पर आ जाएगी, हाफ में आ जाएगी। तो कीमत भी उसकी हाफ हुई थी, तो फास्फोरस भी कंपनियां समझदार हैं, उसी हिसाब से अपना जो है प्राइस लगाती हैं। तो ये मैंने आपको फास्फोरसी खादें जो मौजूद हैं वो आपको बता दी। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे यहाँ हकीमाना नुस्खे कौन से मौजूद हैं कि आप मुख्तलिफ़ फसलों के बारे में, मसलन कपास के बारे में कहा जाता है जी 1.5 से 2 बोरियाँ आप डीएपी की दे दें, 4 बोरियाँ यूरिया की दे दें, अगर फिर भी पैदावार ना आए तो 1 बोरी और बढ़ा दें। ये है हकीमाना नुस्खे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि फास्फोरस इस्तेमाल करने के लिए आप ज़मीन का सैंपल करवा के, आप अपनी फसल को जांचते हुए, आप अपनी फसल की ज़रूरत को जांचते हुए, ज़मीन की हालत को जांचते हुए आप एक प्लान बना सकते हैं। फास्फोरस की जो ज़रूरत है वो आप समझ लें कि एक गांव में और हो सकती है, अगले में और हो सकती है। ये ज़मीन टू ज़मीन जो है ये बदलती जाती है, ये आपको ख्याल करना चाहिए। अब फास्फोरसी खादें भी आपने इस्तेमाल कर ली, नाइट्रोजन भी इस्तेमाल कर लिया, अभी भी आपने कोई बहुत बड़ा मार्कर नहीं मारा। हो सकता है आपकी ज़मीन को एक तीसरे बड़े एलिमेंट की ज़रूरत थी जिसके आपके पास पैसे नहीं हैं या जिसको अभी आप अहमियत नहीं देना चाह रहे। तो अगली किस्त में इंशाल्लाह मैं आपको जो है पोटाशियम के बारे में बताऊंगा कि पोटाशियम की हमारी ज़मीनों को क्या ज़रूरत है,
हमारी फसलों की क्या ज़रूरत है। और एक मज़े की बात बताऊँ, आप कह रहे होंगे हर दफ़ा कहते हैं जी नाइट्रोजन जो है ये उसका जिस्म बनाती है पौधे का, और ये नाइट्रोजन जो है ज़ैद लिफ के अमल में इस्तेमाल होती है, फलाने अमल में। लेकिन पोटाशियम के लिए मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा, और अभी से मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, पोटाशियम पौधे के किसी जिस्म के हिस्से का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये अज्जाए कबीरा है, और इसके बगैर पौधा अपनी अफजाइश और नशोनुमा भी नहीं कर सकता। ये ऐसा क्यों है? पोटाश की आखिर क्या ज़रूरत होती है जब उसके पौधे के जिस्म का पार्ट भी नहीं है, पौधे के जिस्म का हिस्सा भी नहीं है? लेकिन ये बहुत अहम खुराकी जुज़ क्यों है, इसके लिए आप मेरी अगली किस्त का इंतज़ार करें। बहुत शुक्रिया।